जीएसटी ऑन मर्चेंट एक्सपोर्ट। हाँ जी दोस्तों, आज समझेंगे जीएसटी ऑन मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट पे जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, क्या यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्या मर्चेंट एक्सपोर्टर रिफंड ले सकता है, क्या रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करता है तो जीएसटी का रेट क्या होगा, किस प्रकार से लगाएगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मर्चेंट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया एक ऐसी एक्टिविटी जो कि एक ट्रेडर के रूप में काउंट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे माल खरीद के एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता है। मर्चेंट एक्सपोर्ट एक ट्रेडर की एक्टिविटी है और मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होते हैं जो रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान को खरीदते हैं और आउटसाइड इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से माल खरीदते हैं और फॉरेन कस्टमर को सेल कर देते हैं। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर समझे कि मर्चेंट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है, सेक्शन 2108 के अंदर इसकी डेफिनेशन है और सिमिलर मीनिंग है, आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट का देख सकते हैं। जब सप्लायर इंडिया में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। तो मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसमें तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इसमें थ्योर से लिमिट भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई आपकी हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में इंटर स्टेट सप्लाई बन जाती है, यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। अभी कंडीशन और प्रोसेस के बारे में समझते हैं। देखो, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर कौन? मर्चेंट एक्सपोर्टर का सप्लायर जो मर्चेंट एक्सपोर्ट को सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एबीसी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है। रजिस्टर्ड सप्लायर कौन? एबीसी का सप्लायर जो एबीसी को माल बेचता है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि उसकी सप्लाई मर्चेंट एक्सपोर्ट की सप्लाई है, जहाँ पे सप्लायर तो इंडिया में है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो रही है। इसी प्रकार से जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है, मतलब कि मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन है? एबीसी, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है और उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से एफिलिएटेड भी कराना पड़ता है और कमोडिटी बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए डिपार्टमेंट के द्वारा। जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। मर्चेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे ये माल चाहिए, किसको देता है ऑर्डर? रजिस्टर्ड सप्लायर को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और फिर उसको जो रजिस्टर्ड सप्लायर है माल बेचता है कंसेशनल रेट पे, क्योंकि जीएसटी के अंदर उसको कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिल जाता है अगर वो मर्चेंट एक्सपोर्ट करता है मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू। तो रजिस्टर्ड सप्लायर का मतलब कौन हो गया? एक नॉर्मल सप्लायर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहा है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सप्लायर ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि एबीसी का सप्लायर। ठीक है, तो जब भी इनवॉइस रेज करेगा तो वो 0.1% की आईजीएसटी लगाएगा मर्चेंट एक्सपोर्टर को, और सी और एसजीएसटी का केस है 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी लगाना होगा उसको। कंसेशनल रेट मिल जाता है जब आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, आप मुझे सप्लाई कर रहे हो, तो आप जब बिल रेज करोगे, मैंने आपसे माल खरीदा और मैं सीधा फॉरेन कंट्री में सेल कर रहा हूँ, तो जब भी आप मुझे सेल करोगे तो 0.1% की आईजीएसटी लगाई, मुझे दिया, मैंने आगे माल बेच दिया। ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या मिला? आपको कंसेशनल रेट मिल गया जीएसटी का, 0.1% का बेनिफिट आपने उठा लिया। तो मर्चेंट एक्सपोर्ट में ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जीएसटी का लोअर रेट आपको पे करना होगा, कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों, गुड्स की मूवमेंट कैसे होगी? तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट जो है, वो रजिस्टर्ड रिसिपेंट का मतलब कौन हो गया? मर्चेंट एक्सपोर्टर। वो गुड्स को मूव करा सकता है जो रजिस्टर्ड सप्लायर होगा।
सप्लायर कौन? जैसे मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, आपसे मुझे माल खरीदना है तो आपके यहाँ से डायरेक्ट गुड्स को मूव करा सकता हूँ मैं पोर्ट पे, जो आईएसडी का पोर्ट होता है, कस्टम का जो पोर्ट होता है, कस्टम स्टेशन पे डायरेक्ट मैं वहाँ भिजवा सकता हूँ और फिर वहाँ से मैं आउटसाइड इंडिया भेज सकता हूँ। मुझे अपने घर, मुझे अपने गोडाउन में लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ऑफिस में मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है माल को। मैं सीधा आपके यहाँ से माल उठाऊँगा, मैं कस्टम स्टेशन ले जाऊँगा और कस्टम स्टेशन से सीधा आउटसाइड इंडिया बाहर भेज दूँगा। यहाँ मूव करा सकते हो, ठीक है। तो एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक बड़ा गोडाउन या ऑफिस स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना फैक्ट्री लेने की ज़रूरत पड़ती, ना गोडाउन लेने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि माल उसको रखना ही नहीं है। आप बनाओ, आप मैन्युफैक्चर हो, आप बनाओ और आप बनाओगे, मैं आपसे माल खरीदूंगा, सीधा मैं आईएसडी कस्टम स्टेशन पे ले जाऊंगा और मैं फ़ौरन कस्टमर को सेल कर दूंगा। जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो सीधा माल रजिस्टर्ड सप्लायर से मूव करा सकता है पोर्ट पे, आईएसडी पे या एयरपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन पे, और वहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें एक बात को और ध्यान रखना, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है अगर कंसेशनल रेट का बेनिफिट उठाता है और उसको सेल करता है तो जितनी भी उसे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, एक्सपोर्ट की सप्लाई की कॉपी है, वो उसको जुडिशनल टैक्स ऑफिसर रजिस्टर्ड सप्लायर के पास सबमिट भी कराना पड़ेगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर को विद इन 90 डेज़ के अंदर, जब रजिस्टर्ड सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसके विद इन 90 डेज़ के अंदर गुड्स को मूव करना होता है, गुड्स को सेल करना होता है, सप्लाई करना होता है 90 डेज़ के अंदर। अगर ऐसा नहीं करता तो जो एग्जेम्पशन है वो नहीं ले पाएगा। ये किसको करना होगा? मर्चेंट एक्सपोर्टर को। मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर जब माल खरीद लेता है और इनवॉइस इसे इशू कर दिया जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टर को, मतलब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो 90 डेज़ के अंदर उसको गुड्स को मूव करना होता है, सप्लाई करना होता है। सप्लायर के यहाँ से गुड्स को उठाएगा और सीधा कस्टम हाउस में ले जाके एक्सपोर्ट करेगा। अगर वो नहीं करता है 90 डेज़ के अंदर तो उस केस में जो एग्जेम्पशन है वो उसको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वो जब शिपिंग बिल जनरेट करेगा तो शिपिंग बिल के अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर के इनवॉइस नंबर, उसका जीएसटी नंबर को मेंशन करेगा। मतलब जो कस्टम के पेपर बनते हैं जिससे आपने माल खरीदा है उसका बिल नंबर, उसका जीएसटी नंबर आप शिपिंग बिल पे दिखाओगे। जो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट बनता है शिपिंग बिल, उसके अंदर अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये सभी कॉपी जो होती है, साथ ही साथ इनवॉइस की कॉपी भी, वो जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को, रजिस्टर्ड सप्लायर का जुडिशनल टैक्स ऑफिसर है, उसको सबमिट भी कराना होता है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। कहाँ कराने होंगे? जो रजिस्टर्ड सप्लायर का जुडिशनल टैक्स ऑफिस है वहाँ कराना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, आपसे माल खरीद रहा हूँ, आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो, तो मैं शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जनरल मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट, साथ में इनवॉइस की डिटेल्स भी, वो सभी डॉक्यूमेंट मैं आपके जहाँ भी आपका जुडिशनल टैक्स ऑफिसर है वहाँ मैं सबमिट कराऊंगा। आईटीसी अवेलमेंट की बात करें तो मर्चेंट एक्सपोर्टर आईटीसी को अवेल कर सकता है। जो भी सप्लायर जो है रजिस्टर्ड सप्लायर, जो आप बिल पे मुझे टैक्स लगा के दोगे, कंसेशनल रेट 0.1% या 0.5% CIS वाला, तो उसका मैं आईटीसी ले सकता हूँ। साथ ही साथ मर्चेंट एक्सपोर्टर रिफंड भी क्लेम कर सकता है। रूल 89 सब रूल 4B के अकॉर्डिंग मर्चेंट एक्सपोर्टर जो उसका आईटीसी एक्यूमुलेटेड हो गया है, क्योंकि रिफंड टैक्स लगता ही नहीं, जीरो रेट सप्लाई होती है, मैं बिना टैक्स लगा के आगे माल भेज देता हूँ। लेकिन जो आपसे मैं टैक्स लगा के सामान ले रहा हूँ तो उस आईटीसी का रिफंड भी क्लेम कर सकता हूँ मैं, रूल 89 सब रूल 4B के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आपको कंसेशनल रेट के बारे में समझना है, जानना है, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हो जो CBIC ने इशू किया है। ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 का, 41/2017 का, जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स का है। ये सेंट्रल टैक्स का है 40/17 और 40/17 यूनियन टेरिटरी टैक्स का। ये सभी 23/10/17 को आया है। साथ ही साथ CBSE का सर्कुलर भी देख सकते हो आप, 37 सर्कुलर नंबर है, 11/2018 का सर्कुलर है ये। और ये आईटीसी अवेलेबमेंट के बारे में बोलता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर आईटीसी कैसे अवेल करेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप सर्कुलर भी दे सकते हैं जो एक्सपोर्ट के रिफंड के लिए। सर्कुलर नंबर 94 है ये, और ये 2019 का सर्कुलर है जो कि रिफंड के बारे में बोलता है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर कैसे यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकता है। तो समझ गए दोस्तों, मर्चेंट
एक्सपोर्ट पे कैसे जीएसटी अप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।